नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज की पॉलिटी की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप PET 2022 आगामी यूपी कांस्टेबल की परीक्षा या RO ARO इसके साथ साथ आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के फ्री इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको GK GS यानी सामान्य अध्ययन की जितनी भी सब्जेक्ट्स होती हैं उन सभी की फ्री क्लास तो प्रोवाइड कराई जाती है। उसके साथ साथ जो भी क्लास नोट्स या स्टडी मटेरियल रहता है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी भारतीय संविधान की विकास यात्रा के बारे में। पूरे भारतीय संविधान के विकास क्रम में जितने भी एक्ट बने, जितने भी अधिनियम बने, उनमें कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी के बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो संविधान के निर्माण की बात आती है तो संविधान सभा का भी जिक्र होता है। संविधान निर्माण के लिए जिस संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो उसके गठन का सबसे पहले जो विचार दिया था, संविधान सभा के गठन का जो विचार दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो संविधान सभा के गठन का जो विचार दिया था वो सबसे पहले 1934 में MN रॉय के द्वारा दिया गया था। MN रॉय जो हैं इनका पूर्ण नाम मानवेंद्र नाथ रॉय था, ठीक है, जिनको हम संक्षेप में क्या कहते हैं, MN रॉय कहते हैं। 1934 में ही संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो सबसे पहले दिया गया था किस पार्टी के द्वारा दिया गया था, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्वराज पार्टी आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ स्वराज पार्टी का जो कह सकते हैं फाउंडर थे वो कौन थे, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले वयस्क मताधिकार की बात कही गई थी। यानी संविधान सभा का निर्माण होगा तो संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। और आगे चल करके इस चीज़ को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। और कहीं ना कहीं 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था वो इसी जवाहरलाल नेहरू का जो कह सकते हैं इन्होंने बात कही थी वयस्क मताधिकार की और जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई थी, इसी का परिणाम था अगस्त प्रस्ताव। इन सारी चीज़ों के बारे में जैसे अभी हम स्पेशली किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आप टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं इसमें अगस्त प्रस्ताव हो गया, संविधान सभा हो गया, ये सारी चीज़ों के डिटेल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, किसके नेतृत्व में आता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है और मुस्लिम लीग के द्वारा इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकृत भी किया जाता है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे इसमें 3 सदस्य थे अपने, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था 1946 में, इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा के निर्माण का जो प्रस्ताव था वो स्वीकृत हुआ। संविधान सभा के बारे में कहा जाता है कि आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसका मतलब क्या है कि यह इसमें से कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो चुने गए थे और ऐसे कुछ सदस्य भी थे इसमें जिनको क्या किया गया था, नॉमिनेटेड किया गया था, नामांकित किया गया था, जिसको मनोनीत के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। संविधान सभा की जो कुल सीटें थीं, संविधान सभा की जो कुल सीटें थीं वो थी आपकी 389, ठीक है। अब 389 सीटों का बंटवारा किस तरीके से था, इन 389 सीटों में से 296 जो सीटें थीं वो ऐसी स्थानों की सीटें थीं जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले स्थान थे। यानी भारत के ऐसे प्रांत जिन पर ब्रिटेन की सरकार का सीधा नियंत्रण था, उन स्थानों से जो सीटें थीं उनकी संख्या थी 296 और बाकी की जो 93 सीट थी वो किससे संबंधित थी, देसी रियासतों से संबंधित थी, ठीक है। अब देसी रियासतों के तो चुनाव होने नहीं थे, जनरली जो इलेक्शन हुए थे वो 296 सीटों के लिए हुए थे। संविधान सभा के जब पहले इलेक्शन हुए थे 296 सीटों के लिए हुए थे। अब इन 296 सीटों में से भी जो सीटें थी वो मतलब इनको भी हम 2 पार्ट में जनरली बांट सकते हैं। तो इनमें से जो 292 सीट थी, ध्यान दीजिएगा, 296 सीट में से 292 सीट थी वो गवर्नरों के अधीन 11 प्रांत जो थे उस टाइम पे, उन 11 प्रांतों से जुड़ी हुई 292 सीट थी। बाकी की जो 4 सीट थी वो चीफ कमिश्नर प्रांत के अंतर्गत आती थी। और वो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे, आपका दिल्ली था, अजमेर मारवाड़ ये दूसरा,
तीसरा था कुर्ग और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान। इन चारों स्थानों से जो सीटों की संख्या थी वो एक एक थी। इस प्रकार से मिला करके जो सीटें थी अपनी कितनी थी 4। 292 सीट कौन सी थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के जो गवर्नर थे उनके अधीन जो 11 प्रांत हुआ करते थे उनकी थी। तो इस तरह से 292 और 4 मिला करके 296 और 93 थी देसी रियासत। इसका अगर हम ग्रैंड टोटल करते हैं पूरा तो 389 सीटें जो है वो हो जाती हैं। ठीक है। चुनाव आपको ध्यान रखना है, चुनाव हुए थे आपके 296 सीटों के लिए, उनके बारे में भी हम आगे भी बात करने वाले हैं। जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश प्रांतों को जो 296 सीटें आवंटित थीं उनके लिए इलेक्शन होते हैं। और इस इलेक्शन में किस किस पार्टी को, मतलब मेजर सीटों की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली थी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सीटें जीती किसने थी, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटों पर जीत मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर जीत मिली थी, और अन्य जो थे वो लगभग 15 सीट उन्होंने जीती थी। ठीक है। संविधान सभा की चुनाव के बाद में जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रथम बैठक थी संविधान सभा की, इसका भी बहिष्कार किया गया था। फिर इसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और इस बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पूरी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उपाध्यक्ष की अगर बात करें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दूसरी बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, उसमें अध्यक्ष तो जनरली सबको पता है, उपाध्यक्ष का नाम भी आप याद रखेंगे कि उपाध्यक्ष कौन थे इनके, H.C. मुखर्जी जो थे वो उपाध्यक्ष थे। और वहीं अगर संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो B.N. राव जो थे संविधान सभा के क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है, किसके द्वारा, ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। जनरली उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किससे रिलेटेड था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें कही गई थी। तो जनरली हम कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, यानी 1946 से पहले जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों के जो प्रमुख मुद्दे थे, उनके जो प्रमुख मोटिव थे, उन्हीं का एक सारांश था अपना क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। 22 जनवरी 1947 को, यानी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम यह कह सकते हैं कि जो संविधान का निर्माण हुआ था और जिसकी जो प्रस्तावना बनी थी संविधान की, वो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका जो थी वो उद्देश्य प्रस्ताव की थी। जनरली ऐसे बात करते हैं हम किसके बारे में, प्रीएम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, तो उसको हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को जब पढ़ा था, या अपना जो भी उन्होंने भाषण दिया था, उन्हीं के भाषण के जो अंश थे, उन्हीं के अंशों से प्रस्तावना का निर्माण हुआ था। आगे कुछ और जानकारी देखते हैं। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी, 11 बैठकें हुई थी। ठीक है। और इन 11 बैठकों में जो टोटल टाइम लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि संविधान सभा की बैठकें किसके लिए हुई थी, संविधान निर्माण के लिए हुई थी। तो टोटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम लगा था वो था हमारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा की जो अंतिम यानी लास्ट मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान जब बना था तो संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था, उस प्रारूप पर कितने दिनों तक विचार किया गया था, 114 दिनों तक उस पर विचार किया गया था। अगर बात करें संविधान सभा के अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने को लेकर के, तो हम ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 से, यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस तिथि से लेकर के, और जब प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, इस पूरे समयावधि के बीच में अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने ही कार्य किया था। यानी हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1951-52 तक जो हमारी संविधान सभा थी उसने एक संसद की तरह कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद जो थी वो समाप्त हो जाती है, यानी संविधान सभा जो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुके थे, इलेक्शन हो चुके थे। और मई 1952 में, ठीक है, मई 1952 में पहली निर्वाचित संसद जो है वो अस्तित्व में आ जाती है।
अब कुछ प्रमुख फैक्ट हैं कि संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज अपना, जो हमारा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को। और जो राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति कब चुने गए थे? ये भी 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे। इसके अलावा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जो ग्रहण करी गई थी वो मई 1949 में ग्रहण की गई थी। संविधान सभा की कुछ समितियां और उनके अध्यक्षों से जुड़े हुए प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा की जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? संविधान का प्रारूप तैयार किया था, संविधान का जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया था। ठीक है। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और परामर्श समिति जो थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकारों की और अल्पसंख्यक विभाग की एक उप समिति थी, दोनों की एक एक। तो मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यकों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति जो थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकूं। आपका समय भी महत्वपूर्ण है। अब मान के चलिए इसी चीज़ को मैं यहाँ पर इसके बारे में बखान करता रहूँ। सारी चीज़ जनरली आपको पता होती है, लेकिन एक ऑर्डर में, एक क्रम में उन चीज़ों को रख करके आपके सामने प्रेजेंट करना ही मेरा एक मोटिव रहता है। अब 4 चीज़ें मैं आपको बताऊं या 4 फैक्ट आपको बताऊं और उनको बताने में मैं अपनी चीज़ों का यहाँ पर गुणगान करता रहूं या अपनी चीज़ों के बारे में आपको बताता रहूं या इधर उधर की फालतू चीज़ें या इसकी उसकी बातें यहाँ पे मैं करता रहूं और 4 चीज़ें बता करके 1 घंटा आपका वेस्ट करके चला जाऊँ, ये मेरा मोटिव नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं आपसे कोई भी चार्ज करता नहीं हूँ, बिल्कुल मेरा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मेरी जॉब से तो मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें लेकर के आता रहता हूँ। तो कम से कम समय में जब तक हम तैयारी करेंगे इन सभी एग्ज़ाम्स की, आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं 2022 में होने वाली हैं, जो नई भर्तियां आने वाली हैं, जो भी 1 दिवसीय एग्ज़ाम में, उसमें उसके लिए जितना भी मटेरियल मैं दूंगा तो कम से कम टाइम में आपका लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दूंगा। इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको वीडियो देखने के बाद में। और रिवीजन के लिए आप, मैं नहीं कह रहा कि दोबारा से वीडियो देखना है, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आराम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। संविधान सभा के वाचन कितने हुए थे? 3 वाचन हुए थे। और ये नंबर में भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के कितने वाचन हुए थे, और ये भी पूछा जा सकता है कौन सा वाचन कब से लेकर के कब तक की अवधि में हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम वाचन था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। दूसरे वाचन की बात करें तो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक ये दूसरा वाचन हुआ था। और तीसरे वाचन की अगर हम बात करें तो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का तीसरा वाचन हुआ था। अब कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कि यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इस प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 7। ठीक है। और कई बार प्रश्न पूछा गया है इस तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन एक संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो आपको 4 नाम दे दिए गए, 3 दे दिए गए, 1 नाम कोई अदर दे दिया गया। तो उसको आपको पहचानना है, और पहचान आप तभी सकते हो जब आपको प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के नाम पता होंगे। तो ठीक है। तो पहले सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको भारतीय संविधान का पिता या आधुनिक मनु भी इनको कहा जाता है। ठीक है। ऐसी इनको जो है पदवियां दी गई हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर ये दूसरे सदस्य थे। तीसरे थे आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब यहाँ से 2 फैक्ट आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, जो 6वें और 7वें नंबर पर नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है। जो मूल प्रारूप समिति थी उसमें ये सदस्य थे मूल प्रारूप समिति के, लेकिन एन माधवराव जो बने थे ये बी.एल. मित्र की जगह बने थे। ठीक है। ध्यान रखेंगे, बी.एल. मित्र की जगह पर। पहले बी.एल. मित्र थे मूल प्रारूप समिति में, उनके स्थान पर एन माधवराव को लिया गया था। और 7वां स्थान जो था वो डी.पी. खेतान। ठीक है। इनकी जो है असमय मृत्यु हो गई थी बीच में ही, तो इनकी मृत्यु के बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी को जो है प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल किया गया था।
इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू कर दिया गया था। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें जो आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, वो 395 थे। 22 भागों में हमारा संविधान जो है डिवाइडेड था और इसमें जो अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8। ठीक है। एक प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान में क्योंकि एक प्रस्तावना है, एक प्रिएम्बल है, तो एक प्रमुख फैक्ट यहाँ से ये आपको याद रखना है कि जब संविधान लागू हुआ था तब हमारी प्रस्तावना को साथ में लागू नहीं किया गया था। प्रस्तावना को संविधान लागू होने के बाद में लागू किया गया था। ठीक है। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया था। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि जैसे कह सकते हैं कि हम छूट जाते हैं या चैप्टर जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको ऑर्डर में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चैप्टर के नाम की दृष्टि से देखा जाए या चैप्टर को, जिस चैप्टर को भी हम पढ़ रहे हैं उसके जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर डाला है। ठीक है। क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा जो रियासतें थीं, उन रियासतों का विलय, यानी कुछ रियासतें ऐसी थी वो अपनी स्वेच्छा से ही भारतीय संघ में शामिल हो गई थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो भारत था हमारा पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित हो गया था, क्योंकि उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका अपना एक संविधान था। तो बहुत सारी देसी रियासतें थीं जो टुकड़ों में बटी हुई थी, कह सकते हैं उनको। तो उसमें से प्रमुख रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है वो 3 रियासतों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, एक जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़। इन्हीं से क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बाकी सारी जो रियासतें थीं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से उनको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थीं जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी, मतलब भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। तो ऐसी एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, तो इसको भारतीय संघ में शामिल किस तरीके से किया गया, इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। तो जम्मू कश्मीर को किस तरीके से शामिल किया गया था भारतीय संघ में? विलय पत्र। ठीक है। विलय पत्र मतलब जैसे कि हमारा विलय हो रहा है भारतीय संघ में, उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद में जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। हैदराबाद जो रियासत थी इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था, और जो कह सकते हैं फोर्स भेजी गई थी, फोर्सफुली इसको जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और उसका जो ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उसका आप नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन पोलो। और जूनागढ़ जो रियासत थी उसको भारतीय संघ में शामिल किस बेस पर किया गया? जनमत संग्रह पर। मतलब इस रियासत के जितने भी लोग थे उनकी राय ली गई। एक तरह से हम समझने की दृष्टि से ये कह सकते हैं, एक तरह से उनकी वोटिंग हुई कि कितने लोग ये इस पक्ष में हैं कि जूनागढ़ रियासत का विलय भारतीय संघ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने इस पक्ष में वोट किया था कि जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए। तो जनमत संग्रह से जूनागढ़ का जो है विलय भारतीय संघ में हुआ था। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा में जो निर्वाचित सदस्य थे, जैसे कि भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, तो जनरली इन दोनों लोगों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो अंबेडकर साहब थे, BR अम्बेडकर, उनका चुनाव किस जगह से हुआ था, किस क्षेत्र से वो निर्वाचित किए गए थे? तो बंगाल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इन्होंने बिहार से चुनाव लड़ा था। ठीक है। तो इनका निर्वाचन क्षेत्र बिहार था, सच्चिदानंद सिन्हा जी का, और BR अम्बेडकर का जो निर्वाचन क्षेत्र था वो था आपका बंगाल। ठीक है। तो इतने सारे आपके यहाँ से फैक्ट हो गए। एक प्रमुख चीज़ यहाँ से छूट गई, ये देखिए आप, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि संविधान सभा को पूर्णतः हिंदुओं का संगठन किस व्यक्ति ने कहा था? संविधान सभा को पूर्णतः हिंदुओं का संगठन किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है संविधान सभा को हिंदुओं का संगठन कहा गया था। ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और एक कह सकते हैं परफेक्ट वे में, एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसकी PDF जो है, इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसको PDF प्राप्त कर लीजिएगा। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हम टेलीग्राम से जो लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ वो कभी कभी ओपन नहीं होती है, तो आप एक नाम मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, इस नाम से टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करेंगे तो भी आप चैनल को वहाँ पे ढूंढ लेंगे। तो आपको क्या सर्च करना है टेलीग्राम पर? अध्ययन अड्डा स्टडी मटेरियल। ठीक है। अध्ययन अड्डा स्टडी मटेरियल जाकर के आप अगर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल
फाइंड हो जाएगा। तो वहाँ पर जाके आप इस पूरी वीडियो की या जितनी भी क्लासेस आगे होंगी या जितनी पीछे हो चुकी हैं उन सभी की PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।